आप मारुति से मर्सिडीज पे आ सकते थे गोल्ड रखकर भी। गोल्ड एक पुराने जमाने से, हमारे बाप दादाओं के जमाने से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहा जो उन्होंने हमेशा इमरजेंसी के लिए एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। तो आपने क्या गोल्ड पर इंटरेस्ट दिखाया या उससे दूरी बनाए रखी? आपके जहाँ पे एक कॉमन आदमी के पास एक सोर्स होता है जहाँ से आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, या आपका पैसा ड्यू टू इन्फ्लेशन खत्म नहीं होता, वो आपको हर एक को पता होना चाहिए। पहला आता है रियल एस्टेट, जो एक सबको पता है। दूसरा है आपका एफडी, बैंक में आपने फिक्स कर दिया, आपका पैसा ग्रो हुआ। तीसरा हो गया आपका जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर, आजकल सिल्वर है, पहले तो सिर्फ गोल्ड था। और चौथा आपका है जो रिसेंटली डेवलप हुआ स्टॉक मार्केट, जिसमें ग्रोथ भी है और पिटाई भी है। अकॉर्डिंगली आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। तो सर हम अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें और भारतीय लोगों की अगर मानसिकता करें तो हम लोग कहते हैं सोने को ओन करते हैं। इस बदलाव के कुछ रीजंस हैं, और ऐसा बदलाव आगे तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सोना एक अल्टरनेट है। कभी सोना के रख कर हर एक गवर्नमेंट करेंसी छापती थी। सोना मतलब एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट तो था, पर वो पब्लिक में नहीं था और वो ग्रो नहीं हो पाता था। लेकिन गोल्ड एक ऐसी इमरजेंसी है जो वॉर में, बिग ग्लोबल क्राइसिस में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशन हो जाए, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, जो आजकल हुआ हुआ है। एक पोर्शन आपका डेफिनेटली गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए। देखिए, इस जो मार्केट का अभी फॉल हुआ है, इसमें संभल तो कोई भी नहीं पाया है। इस समय सबके लॉसेज हैं। यू टॉक ऑफ एनी इन्वेस्टर, वेदर बिग और स्मॉल, सबके पास लॉसेज हैं। आप कभी भी स्टॉक मार्केट में आए तो उधार के पैसे पे नहीं आएंगे, तो आपके पास दम होगा होल्ड करने का। आप रियल एस्टेट लेते हो, अभी तो रियल एस्टेट फास्ट ग्रो करने लगी, लेकिन हमारे पुराने टाइम में कभी भी ग्रो नहीं करती थी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। स्वतंत्र की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो उनको देख रहा है, जो उन्हें समझ रहा है, जो उन्हें सुन रहा है, तो उनको सही जानकारी मिले और जानकारी ऐसी मिले कि जिससे उनका कुछ फायदा हो जाए, कम से कम स्वतंत्र देखने का ये लाभ उन्हें मिले। इसीलिए हम मार्केट के कई एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं, कई ऐसे विशेषज्ञ लाते हैं जो उसकी एक्सपर्टीज़ है उनको जो समझा सकते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए कुछ इन्वेस्टर लाते हैं और कुछ ऐसे लोग लाते हैं जो शेयर मार्केट्स में से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अपना कुछ इनकम का पार्ट शेयर मार्केट और दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं और वो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को सँभालते हैं, देखते हैं और आज की मौजूदा स्थिति में किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, जो एक एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन बराबर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे आप हैं, ऐसे हम हैं और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हमारी बराबर की स्क्रीन में सुनील छाबड़ा जी हैं, जो एक पेशे से व्यापारी हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हमने इनको इसलिए बुलाया है कि अभी अगर हम लोग देखें कि फरवरी 2022 यानी कि अब अगला महीना फरवरी का आने वाला है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स और कई चीज़ें होते हुए शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर के भाव ऊपर-नीचे होते रहे और पिछले साल अगर 2025 से देखें, तो सोना बन गया, चाँदी भी सोने से ऊपर चला गया और फिर शेयर मार्केट कभी सेंसेक्स ऊपर जाता, कभी नीचे जाता और एक आम निवेशक की दिल कभी धक, 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 धक करता रहता। तो ऐसे में कैसे सँभले सुनील छबरा साहब और उन्होंने मार्केट को कैसे देखा और उनकी क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है, आइए समझते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। सर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा अपना परिचय दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जी, मेरा अपना बिजनेस है, जैसे अभी आपको बताया गया। और मेरा शुरू से इंटरेस्ट था शेयर मार्केट में, बिकॉज़ अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखोगे, बैंक्स को देखोगे, एलआईसी को देखोगे, तो वो आपको रेगुलर डिविडेंड देते रहे हैं। तो वो लोग कहाँ से लाते हैं ये पैसा जो आपको दे पाते हैं? उनके पास नोट छापने की मशीन तो है नहीं। तो वो प्रोबेबली किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं जहाँ पर उनका पैसा एक फास्टर रेट पर ग्रो होता है। तो वो वहाँ से आपका पैसा लेकर वहाँ डालकर अर्निंग्स लेकर कुछ पैसा आपको दे देते हैं, बाकी अपने पास रख लेते हैं। तो मेरे को वहाँ से एक क्लू मिला कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली हम एक्सपर्ट नहीं हैं,
इस फील्ड के। जब मैंने स्टार्ट किया था, आज भी नहीं है, बट एक इंटरेस्ट रखा हुआ है, सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जी। बहुत अच्छा है और आपसे ही लोग सीखेंगे किस तरह से सँभल के चलते रहेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। तो पिछले अगर साल की बात करें 2022 से देखें तो गोल्ड और सिल्वर का जो जी। ऊपर-नीचे चल रहा है, कहते हैं कि इंटरनेशनल खबरें हैं, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपने क्या गोल्ड पर इंटरेस्ट दिखाया या उससे दूरी बनाए रखी? नहीं, देखो, हर चार टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, जहाँ पे कॉमन आदमी के पास एक सोर्स होता है जहाँ से आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, या आपका पैसा ड्यू टू इन्फ्लेशन खत्म नहीं होता। वो आपको हर एक को पता होना चाहिए। उसमें पहला आता है रियल एस्टेट, जो एक सबको पता है। और रियल एस्टेट क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसके 36 रीजंस हैं। दूसरा है आपका एफडी, बैंक में आपने फिक्स कर दिया, आपका पैसा ग्रो हुआ, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तीसरा हो गया आपका जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर। आजकल सिल्वर है, पहले तो सिर्फ गोल्ड था। गोल्ड एक पुराने जमाने से, हमारे बाप दादाओं के जमाने से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहा जो उन्होंने हमेशा इमरजेंसी के लिए एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे तो अपने साथ थोड़ा बहुत गोल्ड बांध के ही लाए थे, जो उनका सर्वाइवल का एक उस समय का इमरजेंसी का मोड बना। और चौथा आपका है जो रिसेंटली डेवलप हुआ, स्टॉक मार्केट, जिसमें ग्रोथ भी है और पिटाई भी है, दोनों है। तो ये चार इंस्ट्रूमेंट्स मेन है। अब आपको चूज करना है आप कहाँ पे कंफर्टेबल हैं, कहाँ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। ये एक चार मतलब वेज आपके लिए बन सकते हैं। तो सर हम अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें और भारतीय लोगों की अगर मानसिकता करें तो हम लोग कहते हैं सोने को ओन करते हैं। मतलब कि जी। शादी-ब्याह में कि भई बात कही जाती है कि लड़की इतने सेट ले आई 22 तोले की, 24 की, 25 की। पर सोने को व्यापार के लिए मुसीबत में तो काम आ जाता है, लेकिन उस तरह से इन्वेस्टमेंट की अभी तक हम लोगों की सोच शायद बनी नहीं है और ये जो बदलाव आया है, इसके बाद एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। नहीं, ये इस बदलाव के कुछ रीजंस हैं, और ऐसा बदलाव आगे तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सोना एक अल्टरनेट है। कभी सोना के रख कर हर एक गवर्नमेंट करेंसी छापती थी। सोना को एक बेस माना जाता था इंडिया में, यूएस में। फिर यूएस ने पेट्रो डॉलर बना दिया, सोने को हटा दिया, और सोने को काफी टाइम से डिवैल्यूड रखा गया। उसकी वजह से सोना मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट तो था, पर वो पब्लिक में नहीं था और वो ग्रो नहीं हो पाता था। ग्रो होता था 5-10 थोड़ा गिरा फिर, लेकिन बट कॉन्टिन्यूसली ग्रो हुआ। अगर आप कोई भी अपने पेरेंट्स शादी, अपनी शादी, या फिर क्या नाम है, मारुति कार से कंपेयर करेंगे या मर्सिडीज से कंपेयर करेंगे, 36 एग्जांपल्स आते रहते हैं, तो यू विल फाइंड दैट आप मारुति से मर्सिडीज पे आ सकते थे गोल्ड रखकर भी। लेकिन गोल्ड एक ऐसी इमरजेंसी है जो वॉर में, बिग ग्लोबल क्राइसिस में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशन हो जाए, उसमें बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, जो आजकल हुआ हुआ है, बिकॉज ग्लोबल टर्माइल हुआ हुआ। तो एक पोर्शन आपका डेफिनेटली गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए। हमारे बाप दादाओं को शायद इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक इंस्ट्रूमेंट पता था जो उन्होंने किया और कामयाब भी रहे। और हमारे इंडियन ट्रेडिशन में एक ज्वेलरी का, बेटी को देने का, गोल्ड का एक पर्टिकुलर कुछ लाइकिंग है जो बाहर के देशों में नहीं है। और वो उसमें दोनों चीजें रखते हैं, एक गिफ्ट, एक महंगा गिफ्ट बच्चे के लिए, और एक उसके लिए सिक्योरिटी, जो उसके इनहेरिटेंट मतलब बाप दादाओं से बेटी को नहीं मिलती गोल्ड के रूप में, उसको इनहेरिटेंस मिल जाती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। और जब भी इमरजेंसी आएगी, इसके दाम ऐसे ही बढ़ेंगे जैसे आजकल बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कॉमन आदमी की रीच से बाहर हो गया, आप सोचिए, तो कौन खरीदेगा? खरीदता उसको कॉमन आदमी ही है। हमारे देश में गवर्नमेंट के पास इतना गोल्ड नहीं होगा, और रफ एस्टीमेट के हिसाब से कहीं ना कहीं 40,000 टन, 40,000 टन गोल्ड हमारे इंडियंस के पास कंट्री में है।
which is the biggest accumulation in the world. जी। सर एक चीज़ हम आपसे आगे की बात करें, ये भी समझना चाहेंगे कि आप एक बिज़नेसमैन हैं और इसके सिलसिले में आप विदेश और सब जगह घूमते हैं। तो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो भारतीय लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बेसिक सोच में क्या फ़र्क है? उसको थोड़ा-सा समझा पाएँगे क्या? जी। देखिए जो 2-3 माइंडसेट समझ लीजिए, एक तो इंडियन या एशियन, एक यूरोपियन, एक अमेरिकन। अमेरिकन को ये सिखाया गया है कि आपकी फैमिली नहीं है, यू आर एन इंडिविजुअल, और दे बिलीव इन स्पेंडिंग, क्योंकि उनके पास कंटिन्यूअसली डॉलर आता है, उनकी स्पेंडिंग पे इकॉनमी चलती है, तो बच्चे को शुरू से सिखाया जाता है कि आप स्पेंड करो। हमारे यहाँ उसका उल्टा है, 10 रुपए कमाए हैं तो 5 रुपए बचाने की कोशिश करो, विच इज़ डिफिकल्ट, तो 2-3 रुपए तो बचाओ। बड़ा भाई है तो उसकी ट्राउजर है या जैकेट है तो छोटे भाई को आ गई, फिर छोटे को आ गई, ये सिस्टम चलता है यहाँ पे। अमेरिका में तो नया है तो वो 2 दिन बाद फेंक दिया जाता है, फैशन चेंज नया आ गया, तो उनकी इकॉनमी वैसे है। और जो यूरोपियंस हैं वो फैमिली ओरिएंटेड हैं, दे हैव सम वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस लाइक अस एंड सम ऑफ अमेरिकन। तो वो लोग बिजनेस माइंडेड भी हैं और इन्वेस्टमेंट माइंडेड भी हैं। लेकिन गोरा जो है थोड़ा सा बहुत तेज है, जो हमारे ब्राउन को आज तक लूटता रहा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेव थे या शरीफ थे, या हमारा जो भी एक नेचुरल नेचर रहा है वो ऐसा कनिंग नहीं रहा। लेकिन अब ये जो वॉल स्ट्रीट बनी ये भी अमेरिकन ने बनाई। उसमें पहले कुछ ही इन्वेस्टर्स होते थे, उन्होंने डिराइव करी एक बिजनेस से एक वैल्यू, और उस वैल्यू को आप ट्रेड कर रहे हो। उसका एज सच बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये अमेरिकन का एक माइंडसेट था कि आप बिजनेस को तो एक्सपैंड नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू डिराइव करके उसको एक्सपैंड करके उसको एक नया बिजनेस बना सकते। तो ये सब चीजें उन्होंने शुरू करी, हम अब अडाप्ट कर रहे हैं। मे बी रिसेंटली अब जनरेशन के पास थोड़ा सा, नई जी जनरेशन के पास एक्स्ट्रा पैसा भी है, थोड़ा दिमाग भी बेटर है, थोड़ी सी लाइबिलिटीज कम है, तो वो इस तरफ जा रहे हैं। दिस इज अ फास्ट मूविंग, वो इसमें पहले से थे। और फिर उन्होंने ग्लोबल पेट्रो को जैसे कंट्रोल किया, या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल में रखा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, वो हमने नहीं किया। अब हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास ये लर्निंग आ रही है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू रिमेन अफ्लोट विद द फ्लो। तो हमें ये इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, जो अभी तक हमारी कंट्री में अभी भी नहीं है। हम अभी ट्रेडिशनल हैं, रियल एस्टेट में रहते हैं और एफडी में रहते हैं, सोने में रहते हैं। बाहर गोल्ड में कम रहते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा रहते हैं। तो ये डिफरेंस। सर, अब हम आपसे अब समझना चाहेंगे कि जैसे कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो रही थी, ऐसे में आपका क्या सोच थी? तो आपने अपना जो प्रोसेस आप करते आए थे पहले से, यानी कि एक पोर्शन को आप इन्वेस्ट करते होंगे या ट्रेड करते होंगे, तो आपने वही रखा या अपनी नीति कुछ पॉलिसी कुछ आपने चेंज किया? किस तरह से आप मार्केट में सँभल कर रहे? देखिए इस जो मार्केट का अभी फॉल हुआ है, इसमें संभल तो कोई भी नहीं पाया है। इस समय सबके लॉसेज हैं। यू टॉक ऑफ एनी इन्वेस्टर, वेदर बिग और स्मॉल, सबके पास लॉसेज हैं। उनका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में आए तो उधार के पैसे पे नहीं आएंगे, तो आपके पास दम होगा होल्ड करने का। आप रियल एस्टेट लेते हो, अभी तो रियल एस्टेट फास्ट ग्रो करने लगी, लेकिन हमारे पुराने टाइम में कभी भी ग्रो नहीं करती थी। नहीं करते। दिल्ली के प्राइसेस चेक करिए, पुराने बॉम्बे के चेक करोगे तो इतना ग्रो नहीं होता था, थोड़ा बहुत ग्रो होता था, क्योंकि किसी को इतना ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट का भी उस समय भी ये वाला भी पता नहीं था। गोल्ड और ये चलता था, पैसे थे भी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे पैसे आते हुए, नीड बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया, तो ये ग्रो होता गया। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में है अभी इस समय। बहुत ज्यादा जो ग्लोबल टर्मोइल की वजह से, और जो लोग जियो पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत समझते हैं, इंडिया के पीछे दुनिया पड़ी है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है और अगले 10-20 साल की ग्रोथ दिख रही है। कितने लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। ईयू अभी रिसेंटली दावोस में जो चल रहा है,
वो ट्रम्प भी है और ईयू का प्रेसिडेंट भी है, सब हैं, दे वांट टू मेक डील। बाकी लोग डील करने को तैयार है। डील क्या है? बिजनेस ही है। बिजनेस क्यों चाहते हैं इंडिया से? चाइना+1 है, चाइना का ऑल्टरनेट भी चाहते हैं। और चाइना जितना ग्रो कर गया उनके लिए एक हवा बन गया है, जो शायद उनको लगता है इंडियंस कभी नहीं बनेंगे। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी जो पॉलिसीज हैं वो भी ऐसी हैं कि लेट एवरीबडी ग्रो, विच एवरीबडी लाइक्स। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो वो हमारे को गिराना भी चाहते हैं। तो ये एक मिक्स सा रिस्पॉन्स है, फियर जो है क्रिएट किया गया है। एज सच इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम 7.3% से ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारी मार्केट क्यों गिर रही है? हमारी मार्केट नहीं गिर रही, हम इसको गिराया जा रहा है। अब बिग मनी है, बिग मनी उन्हीं के पास था, एफआईएस के पास। दे आर सेलिंग ऑन डेली बेसिस, एवरेज 3,000 करोड़ दे आर सेलिंग डेली। अब हमारा जो इन्वेस्टर है अभी शायद इतना ग्रोथ नहीं लिया कि वो इतना झेल पाए, इसलिए डर भी जाता है। तो थोड़ा सा ये सिचुएशन है, इसमें बस यही है कि आप अपने दम खम को बनाए रखें। ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो एक स्टॉक मार्केट की नेचर भी है। जब नीचे आ रहा है तो उसके रीजंस जानने की कोशिश करिए, क्यों आ रहा है? क्या कोई मेजर प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं दिखती। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है? हाँ है। तो फिर आपको कितना गिराया जाएगा? नहीं गिरा सकते। तो जस्ट होल्ड ऑन। आप बस उधार के पैसे मत काम करें, क्योंकि आपके उधार पे ब्याज चढ़ेगा। अब ये कितना टर्मोइल कितनी देर रहता है आपको पता नहीं है। तो अगर आप अपने पैसे पे हैं, आपने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जस्ट होल्ड ऑन। हमारे सर जो ऐसे दूसरे जी, 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 आप बात कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी। हमारे जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी लॉन्ग टर्म में देके गए पैसा। बाप दादाओं का गोल्ड पड़ा था तो आज कहाँ पहुंच गया। किसी ने थोड़ी बहुत जमीन खरीदी थी, कहाँ पहुंच गई। किसी ने अगर थोड़ा बहुत कुछ और ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ था, कोई किस एमआरएफ की मेरे को एक एग्जांपल याद है। 10 रुपए का शेयर खरीदा हुआ था उसके हुँ। दादा ने। ये कहीं न्यूज में भी आया था। आज वो 1.5 लाख का शेयर है। 10 रुपए की चीज 1.5 लाख होगी। लेकिन जिसने खरीदा, शाबाशी तो उसको मिलेगी ना, उसने टाइम से सही चीज पे खरीदा और अप एंड डाउन में वो खड़ा रहा। यही चीज अभी भी अप्लाई होती है, जो हम शायद आने वाली जनरेशन को दे जाएंगे। जी। सर इस दौर में कोई ऐसा सेक्टर है जिस पर एक आम निवेशक नज़र रखे और वो सेक्टर का आगे का भविष्य हो? अभी तो मेटल्स हैं। मेटल का काफी आपने राइज देखा होगा। सिल्वर गोल्ड आपको दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है। और ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेटल काफी टाइम से डाउन था। और फिर जितनी तबाही हुई है, जैसे यूक्रेन की तबाही हुई है, अब यूक्रेन रीबिल्ड होगा। रीबिल्ड होगा तो क्या क्या सामान लगेगा आप सोच सकते हैं, वो सारा लगता चला जाएगा। और जिसको अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा। उसी में सब कुछ लगता है। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ लगता है, आपका स्टील, सीमेंट, ये वो जितना भी सामान है वो सब ग्रो करेगा। और ये रोटेशन है। आपका जो कोई ये नहीं है कोई गिरा हुआ सेक्टर रहता है वो गिरा ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो फिर लौट के आता है, ऊपर वाला सेक्टर नीचे चला जाता है, साइक्लिसिटी चलती रहती है। तो जी। सर ऐसे दौर में एक चलते-चलते आखिरी सवाल, स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बना जाए? इसको भी ज़रा-सा एक बार समझा दें। एक तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स आपका अपना फियर और ग्रीड का जो पैरामीटर है, आपको वो कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ना तो ग्रीड में फंसे, ना फियर में फंसे। और आप उस कंपनी में लगाएं जिसमें आपको ग्रोथ नजर आती है, बिजनेस नजर आता है, किसी के कहने पे ना चले। सुने सबकी, आपने सुन लिया, यहाँ से टिप ले ली, वहां से टिप ले ली, ठीक है, इट इज गुड, आपके पास एक टिप आ गई। अब उस टिप को अपने लेवल पे स्टडी करें। आपको नहीं आता है स्टडी, तो किसी से जानकार से गाइडेंस लें कि ये इसमें क्या खास है। उस कंपनी में कुछ खास होना चाहिए, जिस जो चीज आपको मजबूर करे कि मैं ये वाली कंपनी लूंगा। आपके आलू लेने जाते हो, टोकरी में 10 आलू हैं, आपको एक काड़ा में मिलता है, आप छांट लेते हो, 10 रुपए की चीज है, लेकिन आप छांट लेते हो, खाने को नहीं लेते। बस वही करना है यहाँ भी। आपको एक प्रॉपर आलू खरीदना है, जो आपके घर की सब्जी अच्छी बना सके। आलू अवेलेबल है, नजरिया चाहिए। और डरना भी नहीं है कि ये चीज आज मैंने खरीदी और डाउन हो गई।
उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए। आप डटे रहो, बन जाओ। सर जी। बस एक चलते-चलते क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि आप देश-विदेश सब जगह जाते हैं, तो आपके बिज़नेस सर्कल भी होगा। तो अभी जो व्यापारियों हैं, उनकी क्या स्थिति है? बिज़नेस की बाकी हर सेक्टर की अगर बात करें क्योंकि आपका सर्कल होगा, तो उनकी क्या इस वक़्त पोज़ीशन है बिज़नेस की अगर देश की समझा जाए? देखो, मैं अपने सर्कल की बात कर सकता हूँ, बिज़नेस डाउन है। हमारा मेन हब अमेरिका नहीं था, यूरोप था। और अमेरिका पहले डाउन हुआ, यूरोप बाद में डाउन हुआ, और पीपल आर फियरफुल, वो अब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते हैं। देखो, डिफरेंस है, सोच में भी डिफरेंस है। हमारे लिए रिसेशन का मतलब है कि हमारे यहाँ पे गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, उस बेचारे के पास खाना नहीं होगा, या हमारे अपने घर में किचन में भी दिक्कत आ सकती है। इनके यहाँ पे रिसेशन का मतलब है इनकी हॉलीडेज 5 स्टार की थी जो घटकर 3 स्टार की हो गई। तो दोनों की डेफिनेशन अलग है। ये इस वजह से फियर में है कि इनकी 3 स्टार की हॉलीडेज हो गई। उस वजह से इनकी स्पेंडिंग कम हो गई है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कम हो गई है। जो मान लो कुछ घर में एक प्रॉपर पर्दे लगे हुए हैं, तो हम मान लो उसको 10 साल बाद चेंज करते थे, ये साल बाद करते थे, तो इन्होंने वो छोड़ दिया अब। सो दैट माइंड सेट हैज सेट इन। दे आर अफ्रेड ऑफ इट, दे आर नॉट स्पेंडिंग, दे आर ऑल्सो वरीड। और उनकी वैल्यू कम हो रही है, उनके डॉलर की, रुपीज की अभी तो बढ़ रही है, बट अल्टीमेटली ये कम हो जाएगी। वो फियरफुल भी हैं, और आपस में उनके झगड़े बहुत हैं, बिजनेस कम हो रहा है। अबव ऑल उनकी पॉपुलेशन नेगेटिव है। अगर वो कोई एआई में भी चीज बनाएंगे, सपोज उन्होंने रोबोट्स बना दिए, बनाएंगे किसके लिए? रोबोट सर्जरी कर देगा, करेगा किस पे? बंदे बिल्कुल। नहीं है, किसकी करेगा? हमारे पास तो बंदे भी हैं, हमारे पास अमीर भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है। मिडिल क्लास की डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं। तो एज सच कंप्लीटली एक फुल पैकेज तो हम ही है। दैट इज वाई वी आर प्रोग्रेसिंग। वो नहीं है, क्या फियरफुल। और ये रोटेशन है, जिस दिन हम सोने की चिड़िया थे, वो चल के हमारे यहाँ आए, लूट के ले गए। अब उनके पास डॉलर हो गया था, यूरो हो गया था, हमने वहां गए, नौकरियां करी, बिजनेस करे, ले आए। अब धीरे धीरे हम फिर ऊपर आ रहे हैं, और ये साइकिल है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला गया होगा और हम चाहेंगे कि आप 15 दिन, 20 दिन में हमें वक़्त दें तो स्वतंत्र के साथ और इसी तरह से हम लोग छोटी चर्चा करते रहें। तो श्योर श्योर, थैंक यू। श्योर श्योर। तो शुक्रिया सर आपने वक़्त दिया। तो दोस्तों देखिए, फेयर और ग्रीड ये बिज़नेस में नहीं क्या ज़िंदगी में भी इसको है। आज़मा लिए तो बढ़िया ज़िंदगी आपकी गुज़रती रहेगी। तो इसी तरह की चर्चाएँ द स्वतंत्र पर जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।